हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग रेलवे टेक्नीशियन के इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम में हो सकते हैं कि वो आ जाए और एलपी पे आधारित है। जो क्वेश्चन एलपी में आए आपको भी पता है कि लगभग उसी के अप्रोक्स क्वेश्चन आपके टेक्नीशियन मानने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ों को डाटा को मैंने कलेक्ट कर दिया और जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते थे, जो जो संभावनाएं हैं कि आपके टेक्नीशियन के एग्जाम में आएंगी, वो सारी टॉपिकों को आज आप लोग देखने वाले हैं। और एक चीज़ और आपको बता दें कि आपने जो भी पढ़ाई किया होगा वो चीज़ अलग बात है, लेकिन अभी तक आपने इन चीज़ों को पढ़ाई नहीं किया है और ये टॉपिक आपके छूट गए तो निश्चित तौर पे पहले इस टॉपिक को ख़त्म कर लीजिएगा, उसके बाद से कुछ भी पढ़ना है। या और आपके भले आपने बहुत सारी चीज़ों पढ़ लिया, लेकिन एग्जाम में जाने से पहले आपको इन सारी टॉपिकों को ख़त्म करके ही जाना है। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम लोग एक एक करके शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग मैथ को देखेंगे, मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक को, फिर रीजनिंग का देखेंगे। रीजनिंग में मैंने मात्र इंपॉर्टेंट टॉपिक 9 ही बताया है। आप सोचिए 9 ही कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले। उसके बाद से साइंस में 15 पता चूंकि आपको भी पता है टेक्नीशियन में 40 क्वेश्चन आएगा। तो ये थोड़ा सा लिस्ट भले लंबी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक टॉपिक इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग देखने वाले। तो सबसे पहले हम मैथ देखे थे। तो देखिए मैथ का आपको पता है कि एलपी में जो आया था बहुत नॉर्मल से इजी आया था, लेकिन थोड़ा सा इसका अप लेवल ही आपको देखने को मिलेगा टेक्नीशियन में। तो आप लोग नंबर सिस्टम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नंबर सिस्टम को जो जो टाइप होते हैं उन एक एक टाइप को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, रिमाइंडर थ्योरम वगैरह पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से बड़ी संख्या जो होता है ना, डिवाइड वाला रूल होता है, इस सब चीज़ नंबर सिस्टम को आप ओपन करेंगे और अभी तक आपने पढ़ाई किया तो नंबर सिस्टम को थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि आप जिस भी टीचर से पढ़े होंगे वो बेस्ट ही पढ़ाए होंगे, उसमें नो डाउट, कोई डाउट करने वाली बात नहीं है। लेकिन नंबर सिस्टम को एक बार अच्छे से खत्म करके तब आगे बढ़िए। फिर एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एलसीएम एलसीएम को भी खत्म कर लीजिएगा। ऐसा होता है ना कि जब एलसीएम और जैसे होता है दो संख्याओं का संबंध दिया रहता है, ठीक है, फिर उसमें मौसा और लसा का गुणनफल पूछ लेता है। तो इस टाइप के जो सवाल आते हैं जो संबंध दिया रहता है उस टाइप के सवालों को आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। CISI बहुत इंपॉर्टेंट है, तो CI 2 साल का CISI पहले रट के जाइएगा। 3 साल 2 साल 3 साल का याद कर लीजिएगा। 5% और 10% वाला, दो त्यों आपको रटा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस से सवाल आते ही हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी सवालों में होता नहीं है कि 25 सामान को बेचने पे 20 सामान के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, या 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, या 10 रुपया में 5 सेव बेच रहे हैं तो 8 रुपया में कितना सेव बेचेंगे कि 20% का लाभ हो जाए, ठीक है। इस टाइप के जो सवाल आते हैं ना, इसको थोड़ा सा अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। इस टाइप के सवाल रेलवे में फिक्स से आते ही आते हैं। वर्क एंड टाइम, वर्क एंड टाइम में देखिए आप वर्क एंड टाइम आपको कह दिया तो वर्क टाइम जाकर पूरा खत्म मत करने लगेगा। इसमें भी थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि एमडीएच से जो भी फार्मूला होता है, एमडीएच वाला जो आपको पता है, तो एमडीएच वाला को खत्म करिएगा। तो एमडीएच बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इफिशियंसी, इफिशियंसी वाले जो सवाल आते हैं ना, जैसे मोहन और सोहन की इफिशियंसी 3 संबंध है 2 है, तो कोई कार्य को जैसे इस टाइप में आ जाता है सवाल कि कोई कार्य 60 दिन में मोहन अकेले खत्म करता है तो दोनों मिलकर कितने दिन में खत्म करेंगे। तो इस टाइप के जो सवाल आते हैं वर्क एंड टाइम को, तो उसको खत्म कर लीजिएगा। उसके बाद एक और आता है कि पहले मोहन काम करता है फिर सोहन काम करता है, तो जो क्रम वाला होता है ना, अल्टरनेट करके जो वर्क होता है उस टाइप के वर्क को, उस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उनको खत्म कर लीजिएगा। स्टैटिक में बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो स्टैटिक को थोड़ा सा सवालों को जो बेसिक लेवल की स्टैटिक है उसको आप लोग देख लीजिएगा। माध्य कैसे निकालते हैं, माध्यिका कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये सब टाइप देख लीजिएगा। बहुलक वगैरह क्या होता है, सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। मेंसुरेशन 2D 3D तो इंपॉर्टेंट है। ये मेंसुरेशन बेलन हो गया, फिर समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, शंकु, ये सारे फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला बेस पे आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। परसेंटेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज में कौन सा चैप्टर, जैसा होता है ना कि चीनी के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी कर दी गई तो उसकी खपत में कितने % की कमी कर दी जाएगी, उसकी आय में कोई परिवर्तन ना हो। तो जो इस टाइप के जो सवाल होते हैं, या टिकट की जो मूल्य है वो 25% बढ़ाया गया तो कितने % की कटौती कर दिया जाए कि उसकी आय में कोई परिवर्तन ना हो। तो इस टाइप के जो सवाल होते हैं ना भाई, इसको थोड़ा सा आप रिपीट कर लीजिए, रिपीट करके फास्ट कैलकुलेशन बना लीजिएगा, इस पे सवाल आएंगे। रेलगाड़ी एवं नावधारा से फिक्स सवाल आने वाले, जो रेलगाड़ी और नावधारा के जो सवाल है इस पे आते ही आते सवाल, तो इसको सवालों को आप लोग प्रैक्टिस करके जाइएगा। चोर पुलिस के भी सवालों को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसको एलजेब्रा में आएंगे तो एलजेब्रा में तो फार्मूला तो आपको याद ही होगा, लेकिन x + 1/x = 3 होता है, तो x² + 1/x² का मान पूछता है, या x³ + 1/x³ का मान पूछता है, या x - 1/x का मान पूछता है। तो इस टाइप के जो सवाल होते हैं उनको आप लोग थोड़ा सा कंप्लीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा अच्छे से। द्विघात समीकरण से आता है कि मूल वास्तविक है, काल्पनिक है, ठीक है, वास्तविक है।
अब द्विघात समीकरण को देख लीजिएगा। द्विघात समीकरण वास्तविक आता है, काल्पनिक आता है। तो इस टाइप के जो सवाल होते हैं वास्तविक एक काल्पनिक होता है, मूल बराबर है। तो इस तरीके के सवाल जो द्विघात समीकरण, थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री में सिंपल आपको फार्मूला याद करके जाना है। थीटा की 0 की वैल्यू, 30 की वैल्यू, 45, 90, इस पे वैल्यू पुट मेथड से डायरेक्ट लगा लेंगे, सवाल आ जाते हैं। औसत और मिश्रण को तैयार करके जाइएगा, औसत मिश्रण थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो मैथ के हो गए। ये आप 12 टॉपिक आपको मैथ पढ़ के ही जाना है, इसको छोड़ के नहीं जाना। आप सब कुछ छोड़ दो वो अलग बात है, लेकिन इस टॉपिक को आपको छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, अब रीजनिंग में देखो, रीजनिंग में मात्र मैंने 10 ही बता रहा है, 9 ही पता है। 9 में कितने इंपॉर्टेंट है देखो। सबसे इंपॉर्टेंट आपका सीरीज है। सीरीज तो एकदम नंबर सीरीज, उसको याद कर लो। मिसिंग नंबर हो गया, गलत नंबर आ गया। ठीक है, तो जो सीरीज है ना, सीरीज का चैप्टर आप जितनी बार मैक्सिमम आप पढ़ सकते हो, सीरीज को खत्म कर लो। जितनी बार खत्म कर सकते हो उतनी बार सीरीज को खत्म करो। सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। सीरीज से सवाल आपको 3 से 4 तक देखने को मिलेगा। अल्फाबेट, अल्फाबेट में कोडिंग डिकोडिंग तो आप लोग खत्म करोगे तो सिंपल चीज है, लेकिन अल्फाबेट में भी जो सीरीज आती है ना, जैसे होता है कि अगर मान लो 8 अक्षरों का कोई सीरीज दे दिया जाएगा, उसमें बोलेगा कि सम में 2 जोड़ रहे हैं, विषम में 1 घटा रहे हैं। ठीक है, वे पूछेगा ये सब करने के बाद से कितने अक्षरों का परिवर्तन नहीं होता है। तो इस टाइप के जो सवाल होते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है अल्फाबेट में। तो ये सवाल आ रहे हैं, तो इसको आप लोग थोड़ा सा अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। या ये भी होता है कि इसके 4 अक्षरों को इधर कर दिया गया, 3 अक्षरों को इधर कर दिया गया। तो मतलब अल्फाबेट के जो सीरीज के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसको आप लोग अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा। रैंकिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ये रैंकिंग ऊपर से नीचे सीक्वेंस किया है, उसी में से पूछा जाएगा कि उसका स्थान बदल के इधर कर दिया गया, फिर इसका स्थान बदल के उधर कर दिया गया। स्थान बदलने वाला जो रैंकिंग के सवाल है उससे इंपॉर्टेंट है, वो सवाल आते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट तो इतना इंपॉर्टेंट है ना, इतना इंपॉर्टेंट है जिसका कहें सीटिंग अरेंजमेंट के सवाल आने ही आने, ये आपको छोड़ के नहीं जाना है। लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट करना सबसे लास्ट में, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट करोगे तो 2 से 3 मिनट आपका लगेगा, और उससे अच्छा किसी और टाइम को कर लेना। सीटिंग अरेंजमेंट करके जाओ, लेकिन सबसे लास्ट में ही करना। सिलोजिज्म जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखेंगे नहीं पड़ेंगे, तो 3 से 4 आप लोग अच्छे से रिवीजन करके एकदम अपना कंसेप्ट क्लियर करके जाइएगा। इससे सवाल आएंगे भर भर के। डिसीजन मेकिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, चूंकि आपको रेलवे में आना है और टेक्नीशियन लेवल पे आएंगे तो आपका डिसीजन बड़ा इंपॉर्टेंट करता है, इसलिए डिसीजन मेकिंग को चैप्टर में डाला गया। कैलेंडर तो एलपी में नहीं आया था, लेकिन फिर भी आप लोग कैलेंडर और क्लॉक रिवीजन करके जाइएगा, हो सकता है टेक्नीशियन देखने को मिले। डायरेक्शन के बड़े बड़े सवाल देखने को मिलेंगे, तो डायरेक्शन के बड़े बड़े सवालों को प्रैक्टिस करके जाओ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोड बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोड में नहीं होता है कि जैसे कि मोहन इज गुड, ऐसे सवाल आता है ना, मोहन इज गुड, और इसका कोडिंग कर जाता है इट इज यू। तो इसमें पूछता है कि मोहन का कोड क्या है। तो इस टाइप के जो सवाल आते हैं तो आपको 2 से काटने रहते हैं, फिर आपको बताना रहता है। तो इस टाइप के सवाल आप लोग प्रैक्टिस करके जाइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये 9 टॉपिक आप सब कुछ रीजनिंग छोड़ जाओ, लेकिन ये 9 टॉपिक आपको छोड़ के नहीं जाना। अब बात करने वाले हैं साइंस का। तो साइंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आपके टेक्नीशियन के एग्जाम में। 40 क्वेश्चन आपके आएंगे टेक्नीशियन में डायरेक्ट। कहाँ से? साइंस से आएंगे। देखिए मैथ और रीजनिंग जो है वो आपको कंपटीशन में बनाए रहेगा, लेकिन जो सिलेक्शन जो दिलाने का काम करेगा वो साइंस ही करने वाला। तो जिसका साइंस ज़्यादा अच्छा रहेगा उसी का सिलेक्शन होगा। मैथ और रीजनिंग तो सबके अच्छे रहेंगे, वो सारे कंपटीशन में बनाए रखने का काम करता है किसका? मैथ और रीजनिंग का काम है। लेकिन सिलेक्शन दिलाने का काम किसका? साइंस का। तो आप चाहे तो मैथ रीजनिंग आपकी थोड़ी सी अच्छी हो तो साइंस पे पूरा फोकस कर सकते हो, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पे फिक्स हो जाएगा, बस इन टॉपिकों को आप आसानी से पढ़ लें तब। तो आइए सबसे पहले बात, आपको प्रकाश, विद्युत और चुंबक, ये 3 ऐसे चैप्टर हैं जिनको अच्छे से आपका टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए, हर एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। थोड़े बहुत न्यूमेरिकल तो आने ही आने चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको न्यूमेरिकल ना लगा पाओ, क्योंकि न्यूमेरिकल तो देखने को मिलेगा ही आपके टेक्नीशियन के एग्जाम में। भले एलपी में ना देखना पड़ा हो, लेकिन टेक्नीशियन में प्रकाश, विद्युत और चुंबक से सवाल आएंगे, तो आपको अच्छे लेवल की तैयारी करके जाना। ठीक है, तो प्रकाश, विद्युत, चुंबक तीनों को अच्छे से कंप्लीट करके जाना। वर्क, पावर, एनर्जी छोटे मोटे सवाल आएंगे, एमजीएच, हाफ एमवी स्क्वायर पे सवाल आएंगे, जिसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। अच्छा, प्रकाश में आवर्धन पे जो सवाल आएंगे ना, आवर्धन वगैरह क्षमता पे, वो आवर्धन वगैरह आप लोग तैयार करके जाइएगा। रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर होगा। रिएक्शन में जो 9 रिएक्शन होता है ना, संयोजन, वियोजन, उसके बाद से ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, जो भी आपके 9 रिएक्शन होते हैं, उन रिएक्शनों के कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर होने चाहिए। उसके बाद से आपको रिएक्शन बैलेंस करना आना चाहिए। ठीक है, अम्ल, क्षार, लवण चाहे तो पढ़ सकते हो, चाहे तो स्किप कर सकते हो, लेकिन रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कोलाइडी विलयन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोलाइडी विलयन में होता है ना जो पायस क्या होता है, कोलाइडी विलयन मतलब कोलाइडी विलयन का हिस्सा है पायस हो गया, फिर ये होता है धुंध क्या है, कोहरा क्या है, ठोस में द्रव मिलाओगे तो क्या होगा, द्रव में गैस मिलाओगे तो क्या होगा। तो ये सब चार्ट जो चार्ट बनाए हो 9 या 10 होता है,
तो उस टाइप को आपको अच्छे से पढ़ के रट के जाना है, रट लीजिए जाइएगा, रट के जाना है। परमाणु बहुत इंपॉर्टेंट, तो परमाणु पे आपको सवाल नहीं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, रदरफोर्ड की थ्योरी वगैरह, हाइजेनबर्ग की थ्योरी वगैरह रट लीजिएगा। फिर परमाणु बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको परमाणु को चैप्टर को पढ़ के जाइएगा, भले आप सारी पढ़िए या मत पढ़िए, लेकिन परमाणु और चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा। सक्रियता श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे होता है ना कि जैसे ऊपर से सक्रियता नीचे आओगे तो घटती है, नीचे से ऊपर जाओगे तो सक्रियता बढ़ती है। पोटेशियम की सक्रियता सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद सोना की सबसे एक तरीके से कम मानी जाती है, सोना, प्लेटिनम वगैरह की, ठीक है। तो इस सक्रियता श्रेणी भी आपको याद होना चाहिए कौन किस सीक्वेंस पे रहता है, क्योंकि जब पूछ देगा कि हाइड्रोजन किसको विस्थापित कर सकता है, किसको विस्थापित नहीं कर सकता, तो फिर वहाँ पे परेशान हो जाओगे। तो सीरीज आपको अच्छे से याद रहेगी, तभी तो बता पाओगे। तो पादप कोशिका, अब अगले चैप्टर है पादप कोशिका, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पादप प्लांट जो भी होगा, प्लांट किंगडम वगैरह अच्छे से थोड़ा पढ़ लीजिएगा, कंप्लीट रिवीजन थोड़ा कर लीजिए, अभी टाइम है तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। उत्तक बड़ा इंपॉर्टेंट, जटिल उत्तक, सरल उत्तक, जाइलम फ्लोएम, ये सब चीज़ें आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये सब टॉपिक है। मानव रोग का अच्छे से रिवीजन होना चाहिए, जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ से जो रोग होते हैं वो सारे रोग आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इन सबों में कौन कौन सा टेस्ट होता है, एड्स के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। 9 तंत्र आपको जो होता है ना, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, शोषण तंत्र, और जो भी 9 तंत्र आपके आते हैं, स्वांगीकरण तंत्र, जो भी है वो सारे तंत्र आपको अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। ब्लड आपका अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए कि कौन किसको खून देता है, कौन किससे नहीं ले सकता है, एंटीजन किस में होता है, एंटीबॉडी किस में होता है, ये सारी चीज़ें, रक्त वर्गीकरण की खोज किसने किया था, ये सारी चीज़ें। उत्तक इंपॉर्टेंट है, रक्षित उत्तक, अरेखित उत्तक, संयोजी उत्तक, तो उत्तक आपको कंप्लीट याद करके जाना। जंतु उत्तक और पादप उत्तक दोनों आपके अच्छे से कंप्लीट होने चाहिए। पादप आकार की आपको अच्छे से याद है, अनावृति, आवृत्ति या नग्नबीजी, ये सारे जो आकार की है आपको कंप्लीट चैप्टर है, इसको पढ़ के जाना। चैप्टर बोलते हैं इसको, चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा। उसके बाद पुष्प प्रजनन अंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको एलपी में इसको सवाल देखने को मिला और आपके एग्जाम में भी इस पर देखने को सवाल मिलेगा। तो पुष्प प्रजनन अंग, स्त्री केसर, पुंकेसर, अंडोत्सर्ग, ये सारी चीज़ें आपको याद कर लीजिएगा, तभी आप लोग जाइएगा। संघ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्थ्रोपोडा, जो भी आपको संघ होते हैं, तो सारे संघों को आप लोग थोड़ा सा कंप्लीट कर लीजिएगा और इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। साइंस बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस पर थोड़ा अच्छे से ध्यान देंगे ना, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। कहने का मतलब मैथ रीजनिंग, बार बार मैथ और रीजनिंग आपको कंपटीशन बनाए रखेगा, लेकिन जो सिलेक्शन दिलाएगा वो केवल और केवल साइंस ही दिलाएगा। तो साइंस पे थोड़ा बढ़िया से पकड़ बनाइए, अभी भी टाइम है, 8-9 दिन है, थोड़ा साइंस पे पूरा ध्यान दीजिए। जो कंसेप्ट आपके कमजोर है उसको कंसेप्ट को क्लियर कर दीजिए। और आप अभी तक कुछ भी पढ़ाई किए हो ना किए हो वो अलग मैटर है, लेकिन इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को अगर पढ़ के जाओगे तो निश्चित तौर पर आपको डायरेक्ट सवाल देखने को मिलेंगे। जैसे एएलपी में जब मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताई थी उससे डायरेक्ट सवाल आए थे, उसी तरीके से टेक्नीशियन में भी आपको डायरेक्ट सवाल देखने को मिलेगा। तो चलिए आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए जो कि डिस्क्रिप्शन में है, और अपने दोस्तों से भी मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए बोलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के फ्रेंड्स जय हिंद।